करते हुए मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर B.S. राजपूत गुरुजी से सादर अनुरोध करती हूँ कि वो अपना आज का व्याख्यान हम सबको प्रदान करें। मंचासीन प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर शुक्ला, प्रोफेसर त्रिपाठी और डॉक्टर त्रिपाठी, उपस्थित सभी विद्वज्जन, आज के इस कार्यक्रम में आने से पहले मैं सोच रहा था कि मूल रूप से मैं एक भौतिक विज्ञानी हूँ, फिजिसिस्ट हूँ, और अपना जीवन लगभग पूरा ही क्वांटम फील्ड थ्योरी के क्षेत्र में दिया है। मैं 35 शोध छात्रों को उपाधि मिली है मेरे निर्देशन में और 400 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। तो ये वेद विज्ञान के गोष्ठी में या इस कार्यशाला में कितना मैं उपयोगी हो सकूंगा मैं समझ नहीं पा रहा था। जो विषय मुझे दिया गया था वो था प्राचीन भारत में गणित का विकास या वेदों में गणित का विकास, गणित का उद्भव, और उसी विषय पर बोलने के लिए मैं यहाँ प्रस्तुत हुआ था। लेकिन अभी दो वक्ताओं की बातें सुनकर मैं लालायित हो रहा हूँ कि थोड़ा अपने विषय से हटकर भी कुछ बोलूँगा, क्योंकि दोनों ने ही प्रेरणा दी है दूसरा विषय से बाहर जाने के लिए। वस्तुतः ब्रदर इनवाइट किया है ब्रदर। ये विषय कि एक वैज्ञानिक भौतिकविद होने के नाते और कैसे मैं इस क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया, तो एक छोटी सी पहले कहानी सुनाऊंगा कि सन 83 में मैं हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में कार्यरत था। वहाँ पर हाइजेनबर्ग चेयर स्थापित की गई थी। हाइजेनबर्ग को नोबेल प्राइज मिला था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। तो जो विश्व के ख्याति प्राप्त सैद्धांतिक भौतिक विद्या थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट वो मानते हैं, वो 2-2 साल के लिए इनवाइट करते थे उस पर कार्य करने के लिए, उस चेयर पे प्रोफेसर के नाते। तो मुझे सौभाग्य मिला सन 81 से 83 तक। उस समय मैं भौतिकी का प्रोफेसर था कुमारी विश्वविद्यालय में, वाइस चांसलर बनने से पहली बात है। तो वहाँ पर जब मैं था, एक लेक्चर हुआ, प्रोफेसर TD ली, चाइनीज प्रोफेसर थे, नोबेल लॉरिएट थे, उनका लेक्चर हुआ हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही जो चाइना ओरिजिन की हैं, ऐसा कहा, विज्ञान के बहुत सारी बातें बताई। वही फिजिसिस्ट थे जिनको मेरी मान्यता थी कि ये भारतीय मूल की है। जैसे कि उन्होंने कहा कि चाइना में पहली बार ये डिस्कवरी हुई, रिसर्च हुई कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, ऐसा उन्होंने उदाहरण दिए। और बहुत सारी बातें, उनका विस्तार में नहीं जाऊंगा। जो उनका लेक्चर खत्म हुआ तो निश्चित रूप से एक नोबेल लॉरिएट बोल रहे हैं तो बीच में कोई टोकना ठीक नहीं होता। बाद में मैंने उनको टोका, और इसी उस हैसियत से टोका कि मैं उस विश्वविद्यालय की हाइडेलबर्ग के जो हाईएस्ट पोजीशन थी, हाइजेनबर्ग चेयर, उसमें मैं उस समय कार्यरत था प्रोफेसर में रूप में। तो उस अधिकार से मैंने टोका। मैंने कहा कि आपने जो कहा कि चाइना में पौधों में जीवन होता है, ये चाइना का शोध है। तो मेरी माँ तो अनपढ़ गांव की महिला थी, वो मुझे बचपन में कहती थी कि बेटा रात को पेड़ को मत छुए, पेड़ सो जाता है, या पौधा के नीचे मलमूत्र त्याग मत करो, वो बुरा मान जाता है। तो दो चीजें अलग अलग हैं। सो जाता है, केवल लिविंग बीइंग जो होगा, जिसमें जीवन होगा, उसी को निंद्रा आएगी। आहार निंद्रा भय मैथुन, ये जो जीवित है उनके लक्षण है। तो पौधा अगर सो रहा है तो वो जीवित है, जीव है उसमें। दूसरे, उसके नीचे मलमूत्र मत त्याग करो, वो बुरा मानता है, तो उसके अंदर सेंसेशन भी है। ये दो बातें मेरी अनपढ़ माँ ने मुझे बचपन में बताई थी, जिनको मैंने बाद में समझा जिस ढंग से कि पौधों में संवेदना है। ये मुझे माँ ने बताया बचपन में, संवेदना होती है पौधों में। हमारे मित्र बायोटेक्नोलॉजी के हैं, वो इस बात को एग्री करेंगे कि आज इस बात के अविश्वास का कोई कारण नहीं है कि पौधों में संवेदना होती है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। लेकिन मूल बात थी कि जब मैंने उनसे ये बातें कही कि मैं कैसे मान लूं कि चाइना में ओरिजिन है
पौधों के जीवन का, जबकि मेरी माँ अनपढ़ थी, उसकी माँ भी अनपढ़ रही होगी जिसने उसको बताया होगा, और परंपराओं से चीजें सुनते हुए आ रही होगी। और बहुत सारी चीजें उन्होंने कही, मैंने उनको भी उत्तर दिया। तो वो मुझे हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में ले गए, और वहाँ प्रोफेसर निदाम करके एक अमेरिकन प्रोफेसर रहे, उनके 8 वॉल्यूम्स थे, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस इन चाइना, और 8 में बड़ा विस्तार। तो उन्होंने कहा कि मैं तो भौतिकीविद हूँ, इनके आधार पर मैंने लेक्चर अपना दिया है। तो मैंने कहा मैं इससे एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि प्रोफेसर निधाम को भी उन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा जो हमारी परंपराओं में है, जो हमने बचपन से सीखा है। बहुत सारी बातें हमने उनको बताई, फिर वैज्ञानिक जो हमारी मान्यताएं थी, क्योंकि वस्तुतः हमारा पूरा जीवन दर्शन वैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, इसमें शंका करना कोई कारण नहीं है। तो उसके बाद मुझसे उन्होंने पूछा आप किस आधार पर कह रहे हैं इन चीजों को, तो मेरे पास कोई सीधा प्रमाण नहीं था वेदों के अलावा, भाई वेदों में असीम ज्ञान है। तो उन्होंने कहा वेदों की बातें बहुत हो गई, और वो मैक्स मुलर का जो अनुवाद और ट्रीटाइज पढ़ा है, हमने भी पढ़ा, वो कहने लगे। तो उसमें बहुत सारी बातें हम मानते हैं, बहुत सारी बातें नहीं मानते। हालांकि मैंने उनको उस समय भी टोका कि मैक्स मुलर का जो अनुवाद गया ऋग्वेद का, और विल्सन का, और इगलिंग का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का, उसके आधार पर जर्मनी के पिछली शताब्दी के पहले 30 सालों में 90% नोबेल प्राइज जर्मनी में मिले हैं। और आधार वही रहा है कि उनको वो साहित्य उपलब्ध हो गया, जिस साहित्य को हम लोग शायद उनके कहने के अनुसार गडरियो के गीत जैसा समझते रहे। एक स्टेज रही कि गडरियो के गीत भी कहा गया उस ज्ञान को। मुझे भारत लौटा तो मेरे पास चूंकि सीधा प्रमाण नहीं था कुछ सिद्ध करने का, उन चीज़ों को जो मैं सुन रहा था बचपन से, तो कुछ सेमिनार मैंने अरेंज किए। जब प्रोफेसर था फिजिक्स का तब भी, और जब 3 टर्म वाइस चांसलर रहा मैं, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जो आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 1 टर्म, और कुमाऊं यूनिवर्सिटी में 2 टर्म, तो उस काल में 10 सेमिनार प्राचीन भारत में गणित और विज्ञान के आधार पर के विषय पर मैंने बुलाए, जिसमें गणित के भी लोग बुलाए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, और बायो साइंसेज के भी, और संस्कृत के प्रकांड पंडित जो थे, जो मानते थे इन चीज़ों, उनको भी बुलाए। चर्चा हुई हर बार, और उसके बाद जो चीज़ें निकल कर आई, तो उसके बाद फिर दोबारा मुझे मौका मिला वहाँ जाने का, और मैंने प्रोफेसर ली को कहा कि अगर आपको अवकाश हो तो आप फिर आइएगा हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में, और वो आए। तो वहाँ मेरा व्याख्यान उन्होंने रखा। कुछ चीज़ें जब कहना शुरू की हम आज के विज्ञान के संदर्भ में, अभी प्रोफेसर त्रिपाठी बता रहे थे, विज्ञान को उन्होंने अपने ढंग से परिभाषित किया, उसके संदर्भ में कहना शुरू किया, और फिर हमने बताया कि ये चीज़ें हमारी मान्यता है, हमारे यहाँ पहले से ही हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें हैं जो विज्ञान में हो जाती हैं, और भारतीय लोग कहना शुरू करते हैं ये तो हमारे यहाँ पहले ही हो चुका, वेदों में इसका वर्णन है, या उपनिषदों में मिल जाता है, या प्रमाण मिल जाते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ कहिएगा जो आज के विज्ञान में हुई ना हो, और आपके यहाँ हो चुकी हो पहले, उसको मानेंगे कि वो सत्यता है, प्राचीन भारत में विज्ञान रहा हो। और उस बार क्योंकि मैं तैयार था, इतने सेमिनार कराए थे, मैं 10 चीज़ें बताई थी उस समय उनको, और वो 10 चीज़ें आज भी हैं जो हमारे प्राचीन भारत के विज्ञान में उपलब्ध है, उसके प्रमाण हैं। उनको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि मिसिंग लिंक्स हैं, लेकिन उल्लेख है उनका, और उल्लेख बड़े ऑथेंटिक ढंग से है। सांख्य में भी, वैशेषिक में भी, वेदांत में भी, न्याय और मीमांसा में उनका उल्लेख है, और वो उल्लेख बड़ा ऑथेंटिक है। तो इस आधार पर वो चीज़ें बताई गई, और वो ताजुब की है कि हाँ ये चीज़ें तो आज के विज्ञान में नहीं है, और फिर कुछ चीज़ें माना उन्होंने। तो उसके बाद मैं उत्साहित हुआ, और मैंने इस विषय को और अधिक समय देना शुरू किया। अपने पार्टिकल फिजिक्स या क्वांटम फील्ड थ्योरी से जो समय मिलता था उसको, या प्रशासन से समय मिलता था, मैं उस समय को इसमें लगाना शुरू किया। और आज स्थिति आई, मैंने अभी त्रिपाठी जी को भी भेजा था, उसका फोटोकॉपी इनके पास है, गीता का वैज्ञानिक विश्लेषण, एक मेरी नई पुस्तक आई है, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ गीता, अंग्रेजी में है थोड़ा। उसको लोगों ने पसंद किया क्योंकि गीता के 700 श्लोक, सबके अंदर वैज्ञानिक आधार क्या है हर एक का श्लोक का, मैंने उसको विश्लेषित किया है। कुछ हो सकता है गलतियां रही हों, क्योंकि अभी पॉइंट आउट किसी ने नहीं किया, संस्कृत के विद्वानों ने जिन्होंने पढ़ा है एप्रिसिएशन नहीं किया। और दूसरी पुस्तक हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड साइंटिफिक हेरिटेजेस ऑफ इंडिया, ये एक दूसरी पुस्तक मेरी आई है, उसी आधार पे जो मैंने वर्णन किया था इन चीज़ों का। तो अब जैसे ही बात, मैं गणित के विषय में बोलना चाह रहा था, लेकिन जैसे अभी विज्ञान की बात कही, तो मैं कहूँ कि
हम लोग अधिकतर भारतीय मानते हैं कि हमारी बहुत महान सांस्कृतिक विरासत है, अधिकतर बात करेंगे इंडिया हैज गॉट ग्रेट कल्चरल हेरिटेज, लेकिन उस हेरिटेज में, उस विरासत में विज्ञान को सम्मिलित करने को कम लोग तैयार होते हैं, और विशेष रूप से अपने देश के वैज्ञानिक ही उसे विरोध करते हैं, स्वीकार नहीं करते कि वैज्ञानिक शोध भी भारत की विरासत रहा होगा। इसीलिए कंफ्यूजन है, इसलिए परिभाषा में भी सत्य क्या है, सत्य बदलता है। मेरा मानना है जो बदल जाए वो सत्य नहीं है, सत्य कभी नहीं बदलता, सत्य स्थिर होता है। हमारी अप्रोच अलग है कि हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे उस अप्रोच से, उसके बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें देखें अगर हम विस्तार से जाकर कि हम क्यों नहीं शामिल करना चाहते विज्ञान को भारत के सांस्कृतिक विरासतों में, क्योंकि हमारा डिफेक्टिव साइंटिफिक एजुकेशन सिस्टम रहा है इस देश में आजादी के बाद भी। आजादी के बाद भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि हैबिट ऑफ द ओरिजिनल थिंकिंग बेस्ड ऑन आवर कल्चरल हेरिटेज, साइंटिफिक हेरिटेज को विकसित किया जा सके अपने छात्रों के अंदर। अगर हम देखें ईमानदारी से, मेरे भी 35 छात्रों ने पीएचडी किया है, उस पूरे अधिकार के साथ मैं कह रहा हूं, कितना ओरिजिनल थिंकिंग हम लोग कल्टीवेट कर सके अपने स्टूडेंट के अंदर। आज देखें स्वतंत्रता के बाद भी एक भी भारतीय वैज्ञानिक जो भारत में पैदा हुआ हो, भारत में रहकर काम किया हो आजादी के बाद, जिसको नोबेल प्राइज मिला हो, एक भी नहीं है पूरे देश में। केवल रमन, और रमन को पहले मिला आजादी से पहले साइंस में, और रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में मिला। उसके बाद बहुत सारे लोगों को जो भारतीयों को मिले साइंस के क्षेत्र में, उनको मिले जो भले ही भारत में पैदा हो चुके हों, काम विदेशों में कर रहे थे और नागरिक विदेशों के थे, चाहे हरबंस खुराना हो, चाहे ये हो अमर्त्य सेन हो, और चाहे चंद्रशेखर हो, वो भारतीय नहीं थे। तो क्या कारण है कि भारत में ओरिजिनल थिंकिंग का इतना अभाव है, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना डिफेक्टिव है? मूल में अगर जाकर देखता हूं तो कारण एक ही है, किसी भी स्टेज पर, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के शोध के स्तर तक, कोई भी प्रयास नहीं किया जाता हमारे एजुकेशन सिस्टम में टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ द ओरिजिनल थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट, विच में बी बेस्ड ऑन आवर एंशिएंट साइंटिफिक अचीवमेंट्स। प्राचीन भारत में जो साइंटिफिक अचीवमेंट हुए हैं उनको आधार बना करके कुछ मौलिक चिंतन की आदत पैदा हो छात्रों में, इसका कोई प्रयास किसी भी विश्वविद्यालय में मैं नहीं हूं। हाँ, इतना हम लोग काम कर रहे हैं साइंस में, मैं प्रोत्साहित करता हूं सबको, मैं भी उसी श्रेणी में हूं। 1998 में जब एक न्यूज कभी अखबार में छपी, मैं उसमें कुमारी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, कि नोबेल प्राइज के लिए मेरा नॉमिनेशन हुआ, तो पूरे डिपार्टमेंट में आग लगा दी गई। 1 महीने के अंदर पूरा डिपार्टमेंट जला दिया गया। ये मानसिकता हम लोगों की रही है। फिर उसी स्थिति में डिपार्टमेंट जल गया, गवर्नमेंट को हमने कहा बनाइएगा इसको, तो जब तक पैसा दिया जाएगा बनेगा तब तक आप गढ़वाल के वाइस चांसलर बन के चले जाइएगा। मैं तैयार नहीं था, वाइस चांसलर का पद वो उतना आकर्षक नहीं था जितना कि शोध आकर्षक थे मेरे लिए, इसलिए जाना पड़ा था कि 3 महीने का पीरियड डिपार्टमेंट की बिल्डिंग दोबारा बनाने में लगा जो जला दी गई थी। तो वो एक हतोत्साहत तो करते हैं लोग, लेकिन फिर भी क्या, हम लोगों ने प्रयास किया है अपने छात्रों के अंदर इस बीज को डालने का कि जो कुछ भी विज्ञान में आप पढ़ रहे हो उसका आधार इस देश की धरती में भी अंकुरित हुआ है। और देश का विज्ञान, प्राचीन भारतीय विज्ञान की बात मैं कर रहा हूं। बहुत सारे कारण हैं ये मानने के लिए कि विज्ञान का प्रथम प्रादुर्भाव भारत की भूमि पर हुआ, इस जिज्ञासा के साथ कि प्रकृति बहुत जटिल है, यूनिवर्स अराउंड अस, नेचर अराउंड अस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और उस जटिलता में एक हार्मोनी, एक सिमेट्री ढूंढने की कोशिश भारत में शुरू से हुई है, प्रारंभ से हुई है। और इस प्रयास में प्रकृति को प्रोसेसेस एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स के टर्म में समझने के लिए, नेचर को घटकों के और प्रक्रमों की समझ के रूप में समझने के लिए हमारे प्राचीन भारतीय चिंतक सेंसरी वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस से बहुत आगे निकल गए थे। अभी त्रिपाठी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सेंसरी वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस की सीमाएं होती हैं, सेंसेस की सीमाएं होती हैं, लेकिन मच बियॉन्ड दैट लिमिट, मच बियॉन्ड द सेंसरी अपीयरेंस और एंशिएंट इंडियन थिंकर्स हैव गॉन। और उन्होंने अपने पूरे शोध को रेशनल एनालिसिस के ऊपर आधारित करके आगे बढ़ाया, फ्री फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल कंटेंट्स। दोबारा कह रहा हूं, ऑब्जर्वेशनल कंटेंट आधार है, होना चाहिए, लेकिन उससे भी आगे ज्ञान है। ज्ञान वही नहीं है जो हम इंद्रियों से अनुभव कर सकें,
ज्ञान वही नहीं है जो हम प्रयोगशालाओं में देख सकें। कितना ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट हो, हर एक की सीमा होती है, ज्ञान वहीं नहीं रुक जाता, सत्य वहीं नहीं है, उससे आगे भी बहुत ज्ञान है और आगे तक जा सके वो उस सीमा को लांघ करके, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल कंटेंट्स की सीमा थी, जो सेंसरी वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस की सीमा थी, उससे भी आगे जाकर के सत्य की खोज में प्राचीन भारतीय चिंतक अलग अलग दिशाओं में गए और उसी प्रयास में वो एटम के कंसेप्ट पर भी पहुंचे। आज देखें, जब परमाणु शब्द महर्षि कणाद के वैशेषिक दर्शन में आया था, परमाणु को पहली बार परिभाषित किया, अगर जो लिटरेचर उपलब्ध है उसमें, उससे पहले वेदों में भी रहा है, लेकिन पहली बार परिभाषित किया गया वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद के द्वारा। और जब एटम, आज के विज्ञान में जब एटम की शोध हो गई तो कहा गया एटम ही परमाणु है, क्योंकि जो वैशेषिक दर्शन में वर्णन है परमाणु का वो अविभाज्य है, हमेशा अविभाज्य रहेगा। इट इज नॉट ओनली इनडिविजिबल, इट विल रिमेन इनडिविजिबल फॉर एवर। तो परमाणु जब तक इंडिविजिबल था, एटम जब तक इंडिविजिबल था, तोड़ा नहीं गया था। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और एटम को तोड़ दिया। रदरफोर्ड ने जब बम्बार्डमेंट किया एटम को अल्फा पार्टिकल से, एक्सेलरेटर अल्फा पार्टिकल से, ही बम्बार्डेड द एटम एंड इट वाज ब्रोकन। तो तब तक तो माना कि परमाणु एटम है। हम लोग ज्ञान के कारण अब भी परमाणु को एटम कह रहे हैं। वस्तुतः एटम तोड़ दिया गया है, परमाणु वो है जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता इन फ्यूचर आल्सो। तो दैट इज रियली ए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स। आज भी एक जटिल प्रश्न है, व्हाट आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। बहुत सारे कल्पना है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत सारे एटम के अंदर पार्टिकल्स हैं, फिर रेजोनेंसेज आ गए, स्ट्रेंज पार्टिकल्स आ गए, एक जू हो गई 250-300 पार्टिकल्स की। क्या इतने बिल्डिंग ब्लॉक हो जाएंगे? क्या नेचर इतना अनवाइज है कि इतनी बड़ी संख्या में बिल्डिंग ब्लॉक को इस्तेमाल किया उन्होंने सृष्टि की रचना में? तो कहा नहीं, ये सब के सब भी और छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। और होते होते 5 क्वार्क्स की थ्योरी पे आज का विज्ञान पहुंचा, इन द यूनिफिकेशन प्रोग्राम, कि व्हाट आर रियली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स। और वो 5 नाम कुछ भी हो क्वार्क्स के, क्या वो 5 महाभूत नहीं है? जिन 5 महाभूतों का वर्णन हम पढ़ते रहे, शुरू से करते रहे, नाम कुछ भी दे दीजिएगा, क्योंकि गुण वही है जो आज भी देखते हैं हम। और जो तोड़ा नहीं गया कभी भी, वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, वही एटम है, जिसको वही परमाणु है। एटम तोड़ दिया गया, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, तो वो बिल्डिंग ब्लॉक। ये चीज उस शोध में पहुंचे परमाणु के ऊपर। उन्हीं प्रयासों में हमारे प्राचीन थिंकर्स गणित की भी अनेक विधाओं में पहुंचे। उस समय जबकि पूरे विश्व में सभ्यता का विकास बिल्कुल नहीं हुआ था, उस समय पर 9 के 9 अंकों की खोज भारत में की गई है। 9 के 9 जो अंक हैं, 0 और 9 इसके अतिरिक्त अंक हैं, उन सब की खोज भारत में की गई। आज बहुत सारे वैज्ञानिक गणितज्ञ विश्व के ये मानते हैं कि शून्य भारत की देन है। सब मानते हैं कि 0 जो है, शून्य, वो भारत में उसका जन्म हुआ, भारत ने खोजा है शून्य को। और विशेष रूप से शून्य का सिंबल, जो गोला बनाते हैं, गोले के अंदर कुछ नहीं होता, कि वो सिंबल भारत का दिया हुआ है, ऐसा अधिकतर विश्व के लोग मानते हैं, क्योंकि पहली बार कहीं नहीं था। ना केवल शून्य, अनंत की खोज भी भारत में हुई है। मैं उसका उदाहरण दूंगा इस समय रहा लेक्चर में अपने, मेरे पास लिटरेचर है उसका। उसके बाद जहां शून्य होगा, जहां शून्य का खोजा होगा विचारकों ने, मनुष्य साइंटिस्ट ने, वहीं इन्फिनिटी को भी खोजा होगा। दोनों एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री हैं। जब शून्य का जन्म होगा, उसी समय इन्फिनिटी का भी जन्म होगा, क्योंकि इनवर्स ऑफ द 0 इज इन्फिनिटी। इनवर्स 0 को उलट दीजिएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जहां 0 हुआ पैदा, उसी धरती पर उसी समय में इन्फिनिटी भी, उसका भी प्रमाण है। मैं वो प्रमाण दूंगा कि इन्फिनिटी कैसे जन्म है भारत में। तो गणित के 9 अंक, 0 और इन्फिनिटी जहां हुए, तो गणित की शुरुआत हो गई। इसी तरह से और अनेक क्षेत्रों में विकास हुआ। तो पूरे ज्ञान को उसी समय प्राचीन काल में ही उपांग और वेदांग 2 भागों में विभक्त किया गया। इस ज्ञान को वेदों की बात अभी कर रहे थे अपने मिश्र जी ने भी की, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। वेदों, 4 वेदों के अलावा 4 उपवेद भी हैं। वेदों में असीम ज्ञान है, सब कहते हैं। वेद वाक्य स्वतः ही प्रमाण होता है। वेद वाक्य को सिद्ध करने के लिए किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है।
और चीजों को सिद्ध करने के लिए वेद वाक्य का उदाहरण दिया जाता है। वेदों में ऐसा कहा गया है। तो ज्ञान का असीम स्रोत तो है, वेद है। चारों वेदों में विज्ञान है। वेदों की केवल यही नहीं कि कर्मकांड ही है, वेदों के मंत्रों को ठीक से पुरुष सूक्त के अनुसार डिकोड किया गया है। तो बहुत प्रयास किया पिछले 10 सालों में हमने भी कई ग्रुप्स में, और उसमें से निकाला है कि ऋग्वेद में कौन कौन से स्थानों पर विज्ञान न केवल प्रदर्शित होता है बल्कि प्रमाणित होता है। पहली बार जिज्ञासा ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड कैसे बना, ये क्रिएशन है या इवोल्यूशन है। दो चीजें होती हैं, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, एनिहिलेशन। एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी जो आज के विज्ञान में आई, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। दूसरा है इवोल्यूशन एंड द डिसोल्यूशन, उसका उद्भव और विलय। तो कौन सा सही है शब्दावली? तो जो ऋग्वेद के अनुसार क्रिएशन और एनिहिलेशन नहीं, इवोल्यूशन और डिसोल्यूशन, उसका उद्भव और उसका विलय, यह है अधिक प्रमाणिक है। उसका भी बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास, प्रमाण है उसके भी, वो मैं कोशिश करूंगा उसको दूं इस लेक्चर में। दूसरा बात आई ऋग्वेद के इस जिज्ञासा के ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर क्या है, ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, ये जिज्ञासा पहली बार ऋग्वेद में आई है। और ऋग्वेद संसार का प्राचीनतम ग्रंथ है, उससे पहले कोई उपलब्ध नहीं है ग्रंथ। ज्ञान का प्रथम के जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। इसी प्रकार अथर्ववेद, यजुर्वेद, बहुत इस सभी में विज्ञान बिखरा पड़ा है। डिकोड करने की बात है, ठीक से वैदिक मंत्र को, वैदिक ऋचाओं को ठीक से डिकोड करें, और उसके आधार पुरुष सूक्त को हमने बनाया है। पुरुष सूक्त के माध्यम से, जबकि पुरुष सूक्त के लोग शुरू में परिहास भी करते थे हमारा कि इसमें है क्या, जब समझाया कि पुरुष सूक्त के माध्यम से धरती का रेडियस कितना है, धरती की सूरज से दूरी कितनी है, और धरती का पाथ क्या है, पथ क्या है जिस पर धरती चल रही है, गतिमान है, गतिमान धरती की बात, ये सब पुरुष सूक्त के माध्यम से समझाया जा सकता है। मैंने किया है, उसके ऊपर काम किया है, और समय मिला कभी, आज नहीं कभी मिला समय, तो केवल पुरुष सूक्त के ऊपर वेदांग ज्योति, वेदांग गणित का उद्भव पुरुष सूक्त के माध्यम से, इस विषय पर मैं आपके केंद्र में कभी बोलूंगा आकर के आगे के लिए। वो जो अलग विषय है वो उसका विस्तार से जाने के लिए। ये केवल वेदों की बात नहीं है, 4 उपवेदों की बात मैं कह रहा था। वो कौन से हैं? आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद और गंधर्व वेद, ये उपवेद कहे गए हैं। इन चारों में भी असीम विज्ञान है, बल्कि शुद्ध विज्ञान है। धनुर्वेद विज्ञान है, ये साइंस है, युद्ध की कला है, युद्ध का विज्ञान है धनुर्वेद। पूरा धनुर्वेद केवल आक्रमण करना, धनुष का वो काट देना, बाण काट देना, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक शक्तियों का यूज करके उसको बंद कर देता है। विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक शक्तियों को, ऊर्जाओं को यूज कर, प्रयोग करके, और विभिन्न प्रकार के आयुधों का निर्माण कर लेना ही काफी नहीं था, बल्कि आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा भी है, आयुर्वेद में शल्यकरण विशल्यकरण भी है, आयुर्वेद में भस्म, लवण और क्षार को मिला करके, उनकी प्रयोग करके अनेक प्रकार की औषधियां भी हैं। प्रमाण मिलता है। महाभारत का युद्ध बहुत पुराना नहीं है, लगभग 5000 से कुछ थोड़ा पहले, 5000 साल से पहले, लगभग 5300 ऐसा कुछ काल आता है। उस युद्ध में वही गिने नाम है सेनापतियों के, महारथियों के, वो महारथी युद्ध करते हैं, और युद्ध करते करते शाम तक छत विछत हो जाते हैं। वर्णन हुआ कि चला भी नहीं जा रहा, पैर सारे शरीर पर बाण है, और अगले दिन आकर के फिर उसी ऊर्जा के साथ युद्ध करना शुरू कर देते हैं। आज देखें कि अगर मोर्चे पे युद्ध में एक गोली लग जाए किसी सैनिक को, तो वो बेस अस्पताल में आ जाएगा और शायद जीवन भर कभी युद्ध नहीं कर पाएगा। लेकिन विज्ञान का इतना विकास उस समय था कि दिन भर वो अंग छत विछत हो गए, और रात रात में ही कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसी औषधियां थी आयुर्वेद, इसमें धनुर्वेद के अनुसार, कि अगले दिन वो फिर युद्ध करने में। तो शल्यकरण विशल्यकरण ही नहीं, बहुत सारी और भी औषधियां का वर्णन उसमें मिलता है। इसी प्रकार आयुर्वेद को तो विष्णु मानता है कि सबसे ज्यादा प्राचीनतम अगर चिकित्सा विज्ञान है वो आयुर्वेद है, प्राचीनतम। ये बात अलग है कौन सा अधिक आज प्रचलित है, एलोपैथिक या आयुर्वेद में, लेकिन आयुर्वेदिक का आज भी लोग मानते हैं कि बहुत सारे ऐसी बीमारियां जो कि लाइलाज हैं अथर्ववेद में, वो आयुर्वेद में उनका उपचार होता है। ये शुद्ध विज्ञान है। इसी प्रकार स्थापत्य वेद और गंधर्व वेद जो उपवेद है, स्थापत्य वेद में स्ट्रक्चरल साइंस है, और स्ट्रक्चरल साइंस का सबसे बड़ा प्रमाण मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो खुदाई हुई और वहां से जो निकले भवन,
उन भवनों का निर्माण कैसे हुआ, कौन सी भवन सामग्री लगाई गई, किस प्रकार के परिकोटे बनाए गए थे, किस प्रकार के इवन तरन ताल तक जैसा प्रमाण मिलते हैं कि स्विमिंग पूल जैसे आज कहते हैं जिसको, वो तक क्या स्ट्रक्चर उसमें मिले हैं। तो कितना स्थापत्य कला का विकास, वो शुद्ध विज्ञान था, स्ट्रक्चर साइंस जिसको आज कहते हैं हम, वो स्थापत्य वेद था। गंधर्व वेद, अब गांधर्व वेद को अगर देखें तो केवल नाचने गाने या ये यहीं तक सीमित नहीं है। जितना भी आजकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उपलब्ध, वो सबके सब उन्हीं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बने हैं जो प्राचीन भारत में थे। क्योंकि सबसे पहला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारी कल्पना में आता है वो माँ सरस्वती के हाथ की बीणा है। सरस्वती के हाथ में बीणा है, उसमें तार लगे होते हैं। जब तक तारों के अंदर वाइब्रेशंस कैसे होती हैं, तारों के अनुनाद कैसे होते हैं, तार को हम स्ट्रिंग को वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग की पूरी थ्योरी पढ़ाते हैं बच्चों को। इंटरमीडिएट और बीएससी के स्टेज में वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड मेम्ब्रेन्स पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में भी। वो स्ट्रिंग को जब छेड़ते हैं तो स्ट्रिंग में कौन से वेव पैदा होती हैं, स्टेशनरी वेव कैसे बनती है, उनसे अनुनाद कैसे पैदा होते हैं, उनसे म्यूजिकल साउंड कैसे पैदा होती है, ये सारा आज भी पढ़ाते हैं। लेकिन जिसने बिना पहली बार बनाई होगी, क्या इस ज्ञान के बिना बना ली होगी क्या? उसने पूरा विश्लेषण किया होगा, पूरा इसका कि 6 तार या 7 तार एक साथ बजाते हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी पैदा होंगी, कितनी आवृत्तियां पैदा होंगी, उनके मिलने से म्यूजिकल साउंड कैसे पैदा होगी, किस प्रकार के अनुनाद होंगे, ये आज भी शोध का विषय है और आज भी करते हैं उसको। लेकिन जिसने बीणा का विकास किया होगा, रचना की होगी, गांधर्व वेद की बात कर रहा हूं, वो इस चीज को जानता होगा। इसी प्रकार ढोल, ये वाइब्रेशन है, उसमें मेम्ब्रेन होती है, खाल चढ़ी होती है। ढोल हो, ढप हो, धमाल हो, इनको बजाते हैं और म्यूजिकल साउंड निकालते हैं उसमें से। तो जब तक के वाइब्रेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स का ज्ञान ना हो, आज मैथमेटिकल फिजिक्स में एमएससी स्टेज में पढ़ाया जाता है थ्योरी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स। एक मेम्ब्रेन को अगर हम हिट करें तो किस प्रकार की वेव पैदा होती है, स्क्वायर मेम्ब्रेन भी हो सकती है, सर्कुलर मेम्ब्रेन भी हो सकती है, वो अनुनाद कैसे होगा, म्यूजिक कैसे पैदा होगा, ये जिसने ढोल बनाया होगा पहली बार, उसके अंदर हवा भरी होगी, ढोल बनाया होगा, बिना इस थ्योरी को जाने हुए, बिना इस ज्ञान के उसने नहीं बना सकता था। तो ये पूरा गांधर्व वेद में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वर्णन है वो सारा आज भी उपलब्ध है। वो इंस्ट्रूमेंट्स, कोई इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो प्राचीन भारत में जो विकसित ना हुआ हो। बांसुरी कृष्ण के हाथ के देखें, बांसुरी बनाने वाले को ये ज्ञान निश्चित रूप से रहा होगा कि ओपन ऑर्गन पाइप में, क्लोज ऑर्गन पाइप में किस प्रकार रेजोनेंसेस पैदा होते हैं। बिना उस मैथमेटिकल विश्लेषण के बांसुरी बनाई नहीं जा सकती थी। तो ये प्रमाण है इन चीजों के कि ये चीजें अगर प्राचीन भारत में बनी है तो वैज्ञानिक आधार पर बनी है। तो चारों वेद हमारे वैज्ञानिक धरातल पे है, विज्ञान है। तो ये कह देना कि विज्ञान कुछ ऐसा ज्ञान है जो विदेश से भारत में आया हो, साइंस वही है जो वेस्ट से आ रही हो और हम केवल उसको सीख रहे हैं, ये ठीक नहीं है। दूसरी चीज ये देखें कि हमारे अभी बात कर रहे थे 6 दर्शनों की, वैदिक दर्शनों की बात तो मिश्री जी ने की थी। 6 वैदिक दर्शन है, ठीक है, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, योग और वेदांत, इन्हीं की बात आप कर रहे थे। 6 वैदिक दर्शन विज्ञान है। सांख्य दर्शन शुद्ध विज्ञान है, ड्युअलिस्टिक, इट इज ड्वेल साइंस, पुरुष और प्रकृति ड्वेलिज्म है और ड्वेलिज्म के आधार पर पूरा आज का क्वांटम फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ द ड्वेलिटी। वेव है या पार्टिकल है या वेव है, यही उत्तर आखिर तक ढूंढते रहते हैं क्वांटम साइंस में, और वही ड्वेलिज्म सांख्य दर्शन में है, ड्वेलिटी है। इसी प्रकार वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन प्लूरल साइंस है, प्लूरलिटी है, उसमें अनेक तत्व हैं। लेकिन अभी जो बात कही गई थी, काज और इफेक्ट की बात कही थी, काजुअलिटी की बात कही थी। अभी अपने मिश्री जी ने कहा था, त्रिपाठी जी ने, कैजुअलिटी की बात। कॉजुअलिटी का प्रिंसिपल, रिलेशनशिप बिटवीन काज एंड इफेक्ट, पहली बार वैशेषिक दर्शन में पढ़ने को मिला है मुझे। आज भी विज्ञान समझा नहीं सकता व्हाट एग्जैक्टली द रिलेशनशिप बिटवीन काज एंड द इफेक्ट। कॉजुअलिटी का प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। कॉजुअलिटी क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये सब जानते हैं। भाई काज पहले आएगा, इफेक्ट बाद में आएगा, उल्टा नहीं हो सकता कि इफेक्ट पहला आ जाए, काज बाद में। दिस इज थ्योरी ऑफ कॉजुअलिटी। दादा के पैदा होने से पहले पोता पैदा नहीं हो सकता, वो ठीक है। लेकिन काज और इफेक्ट के बीच में व्हाट एग्जैक्टली द रिलेशनशिप, तो 11 एक्सॉम्स हैं वैशेषिक दर्शन में जो समझाते हैं कि
कारण और प्रभाव में क्या अंतर संबंध है, किस प्रकार के संबंध है, क्यों है, उसका आधार भी दिया हुआ है। तो ये अपना वैशेषिक दर्शन। एक और चीज, आज कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी नोबेल प्राइज जब मिला हाइजेनबर्ग को, उस नोबेल प्राइज के बाद हाइजेनबर्ग ने एक पत्र लिखा बोहर को। शायद दो नाम सुने होंगे आप लोगों ने, हाइजेनबर्ग गॉट नोबेल प्राइज इन प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। उनसे बहुत पहले नोबेल प्राइज बोहर को मिला था एटॉमिक थ्योरी पे, लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी बाद में डेवलप किया था। इन दोनों ने मिलकर के क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया और आइंस्टीन को चैलेंज किया, और स्कूल ऑफ आइंस्टीन की पराजय का कारण यही था कि क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुआ जबकि आइंस्टीन उसको एग्री नहीं कर रहे थे, और इसीलिए आइंस्टीन बहुत नीचे चले गए इस दौड़ में। तो इस थ्योरी में अनसर्टेनिटी की नोबेल प्राइज मिलने के बाद उन्होंने लिखा, बड़ी सिंपल थ्योरी है कि चूंकि ड्युअलिटी है, ड्युअलिज्म है, वेव और पार्टिकल दोनों प्रकाश की प्रकृति है, प्रकाश कण भी है, प्रकाश तरंग भी है। कण और तरंग एक साथ नहीं होते, जो कण होगा वो तरंग नहीं होगा, जो तरंग होगी वो कण नहीं होगा, बट बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन द लाइट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जब एक होगा दूसरा नहीं होगा, और बहुत सारी बातें। उस पर जब उनको नोबेल प्राइज मिला अनसर्टेनिटी पे, कि मोमेंटम को और पोजीशन को एक साथ नहीं नापा जा सकता किसी पार्टिकल के एग्जैक्टली, तो अनसर्टेनिटी आ जाएगी। उन्होंने एक पत्र लिखा बोहर को कि जबकि नोबेल लेक्चर मैंने पढ़ा है उनका हाइजेनबर्ग का, क्योंकि हाइजेनबर्ग चेयर पे मैं काम किया, जरा बताया, पूरा लिटरेचर मेरे पास था उनका, उनकी करस्पॉन्डेंस भी मेरे पास थी जब चेयर पे मैं काम कर रहा था। उन्हीं पत्रों के आधार पर मैं कह रहा हूँ, फोटोकॉपी भी मैंने बनाई उनकी कुछ की उस समय। उन्होंने एक पत्र लिखा बोहर को कि जबकि नोबेल लेक्चर में उन्होंने इस प्रिंसिपल को अरिस्टोटल फिलॉसफी के साथ जोड़ा था कि अरिस्टोटल का मत ऐसा था, अपने लेक्चर में उन्होंने कहा था। लेकिन बोहर को लिखा उन्होंने कि इसका आधार वैशेषिक दर्शन का निश्चितता और अनिश्चितता का सिद्धांत था। एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व और अस्तित्वहीनता क्या है, ये वैशेषिक दर्शन में आया है। जब अस्तित्व होगा तो अस्तित्वहीनता नहीं होगी, और दोनों कंप्लीमेंट्री हैं। जिसका अस्तित्व आज है, कल को उसकी अस्तित्वहीनता जरूर होगी, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा अगर वो फिजिकल है। तो मैं एटर्नल चीज की बात नहीं कर रहा, मैं भौतिक चीज की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं जो प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी मेरा है, इसका आधार वैशेषिक इंडियन का वैशेषिक दर्शन था। ये एडमिट किया है पत्र में उन्होंने, उसकी फोटोकॉपी मैंने ली है। और बोहर ने जो जवाब दिया कि हाँ, मेरा जो कंप्लीमेंट्रिटी प्रिंसिपल है उसका आधार भी वैशेषिक दर्शन है। उन दोनों पत्रों को मैंने बार बार अपने लेक्चर्स में बाहर भी दिखाया है और एडमिट किया है लोगों ने कि जब ये दोनों नोबेल लॉरिएट इस चीज को मान रहे हैं, और सबसे ज्यादा मानने में आनाकानी भारतीय क्यों करते हैं कि हाँ, प्राचीन भारत में विज्ञान रहा होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो छह फिलॉसफीज की बात मैं कर रहा था, सांख्य, वैशेषिक और योग, वेदांत। योग और वेदांत दोनों विज्ञान है। वेदांत एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यूनिटरी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, परम सत्य एक ही है, वो वेदांत में है। परम सत्य को जानना है, वेदांत को जानना होगा, ये मेरी मान्यता है। इसके अलावा जब ये देखा कि ये फिलॉसफीज, वैदिक फिलॉसफी जो परमात्मा के अस्तित्व को मानती है, चेतन तत्व को मानती है, परमात्मा मैं ना कहूं, कॉन्शियसनेस कहूं, एक ही चीज है, परम चेतना ही परमात्मा है, और कॉन्शियसनेस लाइफ का ओरिजिन ऑफ कॉन्शियसनेस, ओरिजिन ऑफ लाइफ इज द कॉन्शियसनेस, ये मैं मानता हूं। जहां लाइफ होगी वहां कॉन्शियसनेस जरूर होगी, बिना कॉन्शियसनेस के लाइफ नहीं हो सकती। लेकिन चार अवैधिक फिलॉसफी भी रही। चार अवैधिक फिलॉसफी, चारवाक का भी जिक्र कर रहे थे अपने मिश्र जी। चारवाक फिलॉसफी अवैधिक, इसके अलावा ये बौद्ध, जैन और तंत्र, ये चार फिलॉसफी अवैधिक हैं। ये चारों विज्ञान है, और आज का जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान, केवल चार वाक फिलॉसफी पर डिपेंड करता है। आज का विज्ञान, चाहे वो किसी भी विधा हो विज्ञान की, भौतिक हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, सबका आधार केवल चार वाक फिलॉसफी है। और चार वाक फिलॉसफी को प्राचीन भारतीय चिंतकों ने बार बार रिजेक्ट किया है। जो प्रमाण है उसके, जब चार वाक फिलॉसफी की आलोचना की गई है, चार वाक फिलॉसफी को जब कहा गया है बार बार कि ये परिपूर्ण फिलॉसफी नहीं हो सकती, परिपूर्ण दर्शन, जबकि चारवाक फिलॉसफी भले ही उसका विरोध हुआ हो, चारवाक ने वेदों को ना माना हो, लेकिन चारवाक को हमने महर्षि कहा है, उनका नाम के पहले महर्षि लगता है, फिर भी हिज फिलॉसफी
हैज बीन रिपीटेडली रिजेक्टेड बाय द एंशिएंट इंडियन थिंकर्स। कारण क्या था? उन्होंने चेतन तत्व को नहीं माना। उन्होंने कहा पूरी सृष्टि की रचना केवल प्रकृति के माध्यम से होती है और प्रकृति में चेतनता नहीं है, जड़ है वो। तो प्रकृति का अध्ययन ही वो विज्ञान है, प्रकृति के नियमों का ही अध्ययन ही विज्ञान है, ऐसा माने। और इसी को उन्होंने कहा यही परम सत्य है। जबकि वो सत्य वो है जिसको हमारे प्रोफेसर त्रिपाठी कह रहे थे कि सत्य बदल जाता है। वो सत्य बदलता है, जो चारवाक फिलोसफी के से निकला हुआ सत्य है वो बदलता है। और आज के विज्ञान का आधार वो चारवाक फिलोसफी है विच हैज बीन रिपीटेडली रिजेक्टेड बाय द एंशिएंट इंडियन थिंकर्स। इसीलिए लिमिट है, सीमा है इस विज्ञान की। ये विज्ञान एक सर्टेन सीमा से आगे नहीं जा सकता। तो इस विज्ञान के आधार पर हम कहें कि भाई हम जो वेदों में चीजें उपलब्ध हैं, प्राचीन भारत के उपनिषदों में चीज मिल रही है, उपनिषदों में बहुत ज्ञान है। गीता को मैं तो गीता उपनिषद कहता हूँ। गीता उपनिषद है तो उसके गीत जो गाया गया है वो उपनिषद, गीतो उपनिषद, इस रूप में मैं उसको देखता हूँ। तो ये सारा ज्ञान चेतन तत्व को मान के चलता है और चेतना का अस्तित्व है। बिना कॉन्शियसनेस के लाइफ नहीं आई पृथ्वी पर। कॉन्शियसनेस का माने कोई शक्ति है जो प्रकृति को नियंत्रित करती है। प्रकृति अपने में खुद में इवोल्यूशन नहीं हो सकता प्रकृति में। मैं कहता हूं ब्रह्मांड का जो आज की थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, क्रिएशन एंड एनिहिलेशन, मैं कहता हूं इवोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन। इसके बहुत सारे आधार हैं इसको कहने के लिए, और वो वैदिक ज्ञान है और वो ज्यादा प्रमाणिक है। आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो विज्ञान नहीं एक्सप्लेन कर रहा, केवल उसी विज्ञान से एक्सप्लेन हो सकती हैं जिसको हम प्राचीन भारतीय विज्ञान या वैदिक विज्ञान कहते हैं, क्योंकि उसमें दोनों चीजों का समन्वय है। उसमें चेतन तत्व भी है और प्रकृति भी है। और ये विज्ञान सीमित इसलिए है कि इसमें चेतन तत्व नहीं है, इसमें केवल प्रकृति है, जड़ है। इसी को अविद्या कहा गया है। जो अविद्या की बात कर रहे थे, अविद्या ये विज्ञान है, अविद्या वो विज्ञान नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो अधिकतर बहुत सारे मजाक करते थे हमारे मित्र लोग, संस्कृत के प्रोफेसर, कि आप तो साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन आपकी विद्या अविद्या है। मैं तो हाँ, जब तक मैं चारवाक की फिलोसफी तक सीमित हूं तब तक मेरी विद्या अविद्या है, और जब मैं अपने क्षेत्र को चारवाक फिलोसफी से आगे ले जा रहा हूं तो मेरी विद्या अविद्या नहीं होगी। वो विज्ञान सार्थक विज्ञान होगा, वो सत्य का विज्ञान होगा। तो ये जो बातें अभी दो कही गई थी, इनसे प्रेरित होकर के मैं थोड़ा अपने विषय से भटक गया, इधर आ गया। अब प्राचीन भारत में विज्ञान के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ, अगर समय मुझे मिला तो मैं कहना चाहूंगा। ऋग्वेद में स्पष्ट है कि हमारा यूनिवर्स का आधार गणित का आधार है, गणितीय आधार है, क्योंकि एक यूनिटी अमंग डाइवर्सिटीज, प्रकृति की विविधताओं के बीच में एक यूनिटी है, उसके उत्तर ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद का के इस कंसेप्ट का आधार गणित का आधार है, और इसलिए गणित का विकास भी ऋग्वेद के समय में होना चाहिए था। तो मैं वेदांग ज्योतिष की बात से कर रहा हूँ। वेदांग ज्योतिष में गणित की महत्ता बताई गई है। बहुत सारी चीजें जल्दी में लिखी गई हैं, तो हो सकता है कि कुछ मिस्टेक होंगी, क्योंकि संस्कृत उतनी ज्यादा नहीं आती मुझे। इस पहले श्लोक के अनुसार ये है कि जिस तरह से मोर के पंख पर चंदवा होता है और नाक के ऊपर मणि होती है, नाक के फन पे हम मानते हैं कि नाक के जो पुराना नाक होता है शोभा, उसकी शोभा मणि से होती है। जिस तरह से मोर की शोभा पंख के चंदवे से होती है और नाग की शोभा उसकी मणि से होती है, उसी प्रकार वेदांग जो शास्त्र सारा गणित सभी विज्ञान के अंदर श्रेष्ठ है। विज्ञान की शोभा, पूरे विज्ञान की शोभा, वेदांत की शोभा गणित से होती है। गणित का सबसे ज्यादा शीर्ष स्थान है, इसलिए गणित को क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस कहा गया है। क्यों कहा गया, ये बात क्यों आई? गणित का विकास वेदांत ज्योतिष के लिए भी हुआ है। गणित को विशेष रूप से केवल ये अंगणित, बीजगणित, रेखागणित की बात नहीं कर रहा मैं, जो प्रकृति के प्रक्रम है, नेचर के प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस को समझ करके उनमें एक्यूरेसी लाना है अपनी ऑब्जर्वेशन में, और एक्यूरेसी का आधार केवल गणित हो सकता है। इट इज ओनली मैथमेटिक्स विच मेक दिस साइंस एक्यूरेट। जो साइंस मैथमेटिक्स यूज नहीं कर रही वो साइंस एक्यूरेट नहीं है, उसमें एक्यूरेसी नहीं है, इसलिए ऑथेंटिसिटी भी नहीं है, वो सत्य से दूरी रहेगी जहां गणित का आधार नहीं होगा। तो इसलिए गणित जो है वो सभी एक्यूरेसी लाने के लिए विज्ञान में वो जरूरी है।
जो मैथमेटिक्स मानते हैं वर्ल्ड के कि जीरो की इन्वेंशन भारत में हुई थी, मैं कह रहा हूँ 9 नंबर्स की भी हुई थी। प्रोफेसर हेलस्टेड ने अपनी किताब एक लिखी है, अमेरिकन प्रोफेसर है, फाउंडेशन प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया जीरो। तो कहा कि जीरो इज द इंडियन कंट्रीब्यूशन फॉर डिस्कवरिंग जीरो एज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी फॉर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन मैथमेटिकल रिसर्चेस। भारत में अगर जीरो का विकास ना होता तो गणित विज्ञान का डेवलप ना हुआ होता, विज्ञान डेवलप ही ना होता, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट संभव नहीं था अगर जीरो का डेवलपमेंट ना होता। इसी तरह प्रोफेसर हैकवर्थ, उन्हीं को कोट कर रहा हूं मैं, जो बाहर के लोग मानते रहे कि हाँ ये ओरिजिनलिटी विज्ञान में भारत के रही है। एक पेपर इनका मॉडुलर मैथमेटिक्स में था, जीरो एज सिंबल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिंदूज इन इंडिया अबाउट 500 AD। हिंदू वर्ड फॉर जीरो इज शून्य, और ये सिंबल दिस जीरो विच एनकोड नथिंग इन इट, ये जहां जीरो आया वहीं इंफिनिटी आएगा, जैसे मैंने अभी कहा था। और वो है पूर्ण मत पूर्ण मिदम जो श्लोक है वो है, उसमें उसका भाव ही यह है कि पूर्ण में पूर्ण मिला दो पूर्ण रहेगा, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो पूर्ण बना रहेगा, पूर्ण को पूर्ण से गुणा कर दो पूर्ण बना रहेगा। तो ये क्या है? यही कल्पना इंफिनिटी की है। इसके साथ साथ दो एक्सट्रीम हो गए, जीरो और इंफिनिटी, लेकिन बाकी जो 9 नंबर्स हैं उनका समय समय पर विकास हुआ है। ऋग्वेद में वो नंबर 1 और 2 के लिए कहा गया है, ये मिथुना में दो ये ऋग्वेद की ऋचा है। इसके अलावा जो जल्दी चलूंगा थोड़ा, 3 के लिए कहा गया है, ये ऊपर लिखा हुआ है, त्रिशु आ रहा है। इसी प्रकार 4 के लिए, 5 के लिए, 4 के लिए 20 का श्लोक है, 20 का मंत्र है। 5 के लिए ये है, पंचम शब्द आया है, यहाँ षट युक्त शब्द आया है। 6 के लिए इसे सप्तधामी 7 के लिए ऋग्वेद का नंबर दिया 1.2216। इसी प्रकार 8 और 9 अष्टापदी नौपदी ये इनका वर्णन है। तो ये 9 के 9 संख्या, 9 के 9 अंक जो है ये ऋग्वेद में उत्पन्न हुए हैं, ऋग्वेद में इनका वर्णन है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन रचना है, तो कम से कम ऋग्वेद के समय में भारतीयों को 9 अंकों का ज्ञान था। इसके बाद अथर्ववेद में भी प्रमाण है, जहाँ संख्या अंकों का वर्णन है सबका। यजुर्वेद में भी है। यजुर्वेद में एक बहुत बड़ी बात है, एक सीरीज निकाली है यजुर्वेद में, ये मैं लिखा हूँ और उसको मैथमेटिक्स के रूप में लिखा हूँ। ये 1 + 2 को 3 और 2² - 1², जो थोड़ा मैथमेटिक्स जानते होंगे वो समझेंगे। इसी प्रकार 3 में 2 जोड़ेंगे 5 + 3² - 2², 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 4² - 3²। इसी प्रकार 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 5² - 4²। ये एक सीरीज बनती चली जाती है। और ये इसका जो अगर मैं सिंबल में लिखूं n + 1² - n², आज के अगर फॉर्म में लिखूं मैथमेटिक्स के, ये आ जाती है। ये यजुर्वेद से है। इसी प्रकार दूसरी सीरीज का वर्णन है, वो मैं संस्कृत के दे रहा हूं, जिनको मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ मैंने। 4 + 4 8, इसका मतलब ये है। इसी प्रकार 8 में 4 जोड़ दीजिएगा तो द्वादश में 12 आ जाता है, वो ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार 16, इसी प्रकार 18, 20, और ये मिलाकर के जो सीरीज बन रही है 9 + 2² - n + 2² - n²। ये सीरीज है जो आज के रिसर्च का विषय है, जो लोग शोध करते हैं मैथमेटिक्स में सीरीजेस के ऊपर, इनफाइनाइट सीरीज और फाइनाइट सीरीज, वो इनको जानते हैं। तो इंडिया डिड नॉट ओनली ओरिजिनेट independent numbers for the human civilization and intellectual development, but also gave name to these numbers। और उसका प्रमाण मिला कि प्रोफेसर गिन्सबर्ग, अगेन एन अमेरिकन, इंट्रोडक्शन हुआ इनसे, इन्होंने कोट किया कि इन्होंने बताई ये बात मुझे कि इन 770 में एक हिंदू विद्वान कनक नाम का, जो उज्जैन का रहने वाला था, ही विजिटेड बगदाद ऑन द इन्विटेशन ऑफ अब्बास सईद खलीफा अल मंसूर। अल मंसूर खलीफा थे बगदाद के, उनके निमंत्रण पर पंडित, उज्जैन के पंडित, कनक नाम के उज्जैन के पंडित ने विजिट किया खलीफा को, एंड टॉट हिंदू मैथमेटिक्स एंड हिंदू सिस्टम ऑफ नंबर्स विच रीच वेस्ट फ्रॉम अरब वाया इजिप्ट एज अरेबिक नंबर्स। तो अरेबिक नंबर के नाम से जो अंक पहुंचे वेस्ट में, मिस्र होते हुए, वो नंबर थे, वो अंक थे जो कनक ने
उज्जैन के कनक ने उनको पढ़ाए थे बगदाद में, जिनको अरेबिक नंबर कहा गया। और उसका मूल कहाँ था? वो सीख के तो भारत में गए थे, उज्जैन के पंडित को जो बुलाया था, इसलिए गणित के विद्वान थे। तो इंडियन नंबर हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन अरबिक लिटरेचर एज इल्मा हिंदसा। इल्मा हिंदसा मैंने नॉलेज ऑफ इंडियन ओरिजिन। इनको जो इन नंबर्स को जो अरब में कहा गया इल्मा हिंदसा, इल्म जो भारत में पैदा हुआ हो, वो इल्म मैंने नॉलेज विच बॉर्न इन इंडिया। अब ये बात आती है लार्ज नंबर एंड दी स्मॉल नंबर्स की। लार्ज नंबर की बात करें तो कोई भी नंबर, संख्या, अंक तभी बनाया गया है जब उसकी जरूरत पड़ी है, तभी उसकी रचना की गई है। और जरूरत तब पड़ी जब कोई प्रोसेस नेचर का ऐसा देखा गया जिसको समझने के लिए उस इतनी बड़ी संख्या की जरूरत पड़ेगी, तो बड़ी संख्या आएगी। अब कहा कि भाई सन की डिस्टेंस इतनी है, अर्थ के साथ निकाली गई, इतनी दूरी है, उतनी बड़ी संख्या डेवलप करनी पड़ी। अर्थ का रेडियस इतना है, सन का रेडियस इतना है, ये सब चीज निकाली गई समय समय पर। लेकिन इससे कहीं ज्यादा आज का विज्ञान कहता है कि मैक्सिमम नंबर जो है जिसकी विज्ञान आज के विज्ञान को जरूरत है वो अवोगाड्रो नंबर है। मानते होंगे आप, अवोगाड्रो नंबर 10⁻23। 10⁻23 is the largest number today which is needed by modern scientists। माने आज के विज्ञान में कोई ऐसा प्रोसेस मालूम नहीं है अभी तक जिसके लिए 10⁻23 से बड़ी संख्या की जरूरत पड़ती होगी। इसलिए लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर अवोगाड्रो नंबर कह दिया गया, which is basically number of molecules of gas in certain number of molecules of gas in certain volume। तो वो अवोगाड्रो नंबर कहा गया। कोई ऐसा प्रोसेस पता नहीं है आज के विज्ञान को जिसको समझाने के लिए 10⁻23 मतलब 10 की गुणा 23 बार कर दो, 10⁻23 आएगा। इतनी बड़ी संख्या की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कोई प्रोसेस आज के विज्ञान को मालूम नहीं है। हाँ, कल को हो सकता है एक विधा आ सकती है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, अभी नहीं आई, आने वाले 50 साल में आ सकती है, हम ऐसा सोचते हैं, जिसमें के रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ सन एंड रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ यूनिवर्स एंड डायमीटर ऑफ एटम। यूनिवर्स का जो डायमीटर, आज यूनिवर्स तो एक्सपेंड कर रहा है, आज की तारीख में जो यूनिवर्स का डायमीटर है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का, और एटम का डायमीटर, उसका रेशियो लगभग 10⁻24 होता है। और अगर वो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी आ गई तो इस रेशियो का स्क्वायर आएगा उसमें, मैथमेटिक्स कहता है, वर्कआउट किया हमने। तो 10⁻48 की जरूरत हो सकता है आने वाले समय में, 50 साल बाद, 100 साल बाद विज्ञान को पड़ जाए। जरूरी नहीं है कि वो डेवलप होगा उस तरह से। अगर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी डेवलप होती है तो अभी तक ग्रेविटी फंडामेंटल फोर्सेज के साथ यूनिफाई नहीं हो सकी है। जो नेचर की 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक, स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेविटी, 3 को तो यूनिफाई कर लिया, बहुत सारे नोबेल प्राइज मिल गए उन पे, लेकिन ग्रेविटी को यूनिफाई करना संभव नहीं हुआ। तो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी हो सकता है क्वांटम ग्रेविटी बन जाए, और उसकी जरूरत पड़ेगी तो 10⁻48 की जरूरत पड़ सकती है। उससे ज्यादा बड़ी संख्या की जरूरत तब भी नहीं पड़ेगी, अभी वो साइंस नहीं आई है, आने वाले समय में हो सकता है। लेकिन भारत में दीर्घ संख्याओं का बड़ा इतिहास रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या की रचना की गई है। क्यों की गई है कि निश्चित रूप से कुछ ऐसी प्रोसेसेस देखे गए, कुछ ऐसे नेचर में रिसर्च की गई जिनको समझाने के लिए उतनी बड़ी संख्या की जरूरत पड़ती है। जैसे उदाहरण देता हूं, 10⁻62, 10 की घात, ये काम नहीं कर रहा सर, 10⁻62, ये संख्या कई जगह इससे बड़ी संख्या तो नहीं आई, मुझे मैक्सिमम संख्या ये मिली है अभी तक। वाल्मीकि रामायण में संख्या देखी मैंने, अष्टविन सर्ग में लिखा, नंबर दे रखा उसका, और वो संख्या कहां से डेवलप हुई ये है। ये वाल्मीकि रामायण से मैंने लिए हैं। जब वो सुख आकर के रावण को बानरों का वर्णन करते हैं, बानरों की सेना कितनी विशाल है, रावण को कुछ अतिशोक्ति भी करते होंगे बताने के लिए, इतनी संख्या है, इतने बानर हैं, उसको वर्णन करते हुए ये श्लोक वहां से लिए हैं वाल्मीकि रामायण से। और इनको मैथमेटिकली जब ट्रांसलेट किया मैंने तो ये बनता है 7 सहस्त्राण 10⁻5, 1 लाख, फिर 7 सहस्त्राण 10⁻7 कोटि, और 1 लाख कोटि 10⁻12, और वही संख्या बनती गई जो इसमें आती गई इन श्लोकों में वाल्मीकि रामायण के। और अंत में सतम महोदय, ये 10⁻62 संख्या उस हिसाब से बैठती है जो कैलकुलेट की। तो ये 10⁻62 की संख्या का ज्ञान वाल्मीकि जी को था।
माने ऐसे प्रक्रम और ऐसे प्रोसेसेस नेचर के जिनको समझाने के लिए इतनी बड़ी संख्या की जरूरत पड़ रही थी, वो प्रक्रम उनको ज्ञात थे। अब विश्वास नहीं किया लोगों ने जब ये कहा गया कि विमान संहिता भारद्वाज जी ने बहुत पहले लिख दी थी। विमान संहिता प्रमाण मिल रहे हैं उसके। विमान संहिता, विमान को कैसे रचना होगी, ये कहा गया कि रॉबर्ट बंधुओं ने गुब्बारा उड़ा दिया, पहली बार हवाई जहाज बन गया। आज का विज्ञान ये कहता है, जबकि भारद्वाज के विमान संहिता में विमान का विस्तार से वर्णन है कि विमान किस सिद्धांत पर काम करता है, किस किस ईंधन से चलाया जा सकता है, क्या उसके नाप होंगी, सब दिया। तो वो उसी तरह का उदाहरण उसी समकालीन कवि वाल्मीकि थे, जिस समय में महर्षि ये हुए हैं अपने भारद्वाज, सब एक ही समकालीन थे और उन्होंने ये संख्या लिखी है। तो ये संख्या का मतलब कुछ ऐसी प्रोसेसेस थे जो उस समय मालूम थे, आज वो प्रोसेसेस मालूम नहीं है। इसी तरह से टाइम स्केल पर जितना काम भारत में हुआ है, इतना किसी और संस्कृति में नहीं हुआ। तो टाइम स्केल में वारामिहिर के पंच सिद्धांत में मेजरमेंट का दिया हुआ है, ये उसी से लिया मैंने जो नीचे लिखा हुआ है श्लोक। और इसके अनुसार एक 100 वर्ष की लाइफ दी हुई है, 365.25 डेज, 100 वर्ष होता है। और ऐसे 100 वर्ष कितने सारे कल्प बनाते हैं, 432000000, ये उसका कल्प बनता है, वो कैलकुलेट किया हुआ है। वो इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा टाइम स्केल है नापने का। और वो अब उसी टाइम स्केल में छोटा कितना हुआ, दिन हुआ 365, और छोटा हुआ, क्योंकि हम केवल बड़ी संख्या की बात नहीं कर रहे, बड़ी संख्या विस्तार लेती है, कॉस्मिक स्केल है, ब्रह्मांड का स्केल है, माने जो गैलेक्सीज के स्केल्स हैं, पूरे ब्रह्मांड की रचना देखें, उसके लिए बहुत बड़ी संख्या की जरूरत पड़ती है, उनसे बड़ी संख्या ये है। इसके अलावा छोटी संख्या की बहुत जरूरत पड़ती है, स्मॉल नंबर। अब जैसे कि एक दिन में 60 घटिका होंगी, एक घटिका में 60 विघटिका होंगी, और करते करते हम आ जाएंगे एक त्रुटिका पर, नीचे लिखा है त्रुटिका, तो 10⁻⁹ सेकंड की बात होगी। तो ये कहना कि साहब भारतीय तो केवल रेत बांध देते थे किसी थैली में, कि रेत गिरता जाता था, समय निकाल देते थे, इतनी एक्यूरेट समय का वर्णन है 10⁻⁹ सेकंड का। अब कल्पना करें इतना ये समय किसने नापा होगा। अभी कहा गया था कि संभवतः मेजरमेंट का प्रोसेस हमें मालूम नहीं था। अगर मेजरमेंट का प्रोसेस मालूम ना होता तो इतना थोड़ा समय 10⁻⁹ क्वांटम टाइम है, क्वांटम स्केल है। दुनिया की कोई यंत्र इस टाइम को नाप नहीं सकता, 10⁻⁹ सेकंड को। एक सेकंड को 10⁹ से भाग दे दीजिएगा, उस टाइम को नापने के लिए दुनिया की कोई स्केल, भरी एटॉमिक वॉच हो, एटॉमिक क्लॉक हो, नहीं नाप सकती इतना थोड़ा समय। तो उसकी बात की गई है उस समय की, उसको नापा गया होगा तभी वो लिखा है स्केल क्या है वो। और ये सबसे छोटा समय जो उसको हम आज नैनो सेकंड कहते हैं, वो कल्पनाओं में है नैनो सेकंड। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन बी कैलकुलेटेड ओनली। नैनो साइज मेजर नहीं होगा, कैलकुलेट होगा। एटम को मेजर नहीं कर सकता कोई, एटम कैलकुलेट होता है एटम का साइज। इसी प्रकार नैनो साइज है। और टाइम का ये स्केल, ये त्रुटिका की बात है। और एक कहा गया एक श्लोक में, शतांश त्रुटिका, एक त्रुटिका का 100वां भाग 10⁻11 हो जाएगा। तो इतना कम समय की बात, मेजरमेंट की बात आई, सो एक्यूरेट टाइम, जिसको के केवल क्वांटम फिजिक्स में ही संभव है, क्वांटम मैकेनिक्स में ही संभव है, सच ए स्मॉल स्केल ऑफ टाइम। जबकि क्लासिकल स्केल 10⁻³ सेकेंड, इससे नीचे क्लासिकल नहीं जाता, मेजरमेंट इससे नीचे ऑर्डिनरी वॉच के नहीं जाते। सोफिस्टिकेटेड और वॉच बनी 10⁻5 तक गए, लेकिन 10⁻⁹ सेकंड तक कोई वॉच अभी तक बनी नहीं है, नॉट दी एटॉमिक क्लॉक इवन। ये क्वांटम फिनोमेना इसलिए कहा। दिस टाइम वाज रेफर्ड इन ऋग्वेद इन रेफरेंस टू फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ लाइट। अब कहा गया कि स्पीड ऑफ लाइट पढ़ाया बच्चों को, हम भी पढ़ाते रहे। रोमर ने नापी थी पहली बार, कि रोमर ने स्पीड ऑफ लाइट नाप को बताया था कि प्रकाश 1 सेकंड में इतना चल जाता है। लेकिन अगर देखें तो उसका बहुत पहले ऋग्वेद में वर्णन है। मैंने श्लोक भी दिया हो, मैं ये खराब हो रहा बता नहीं सकता, लेकिन वो लिखा हुआ था कि 1.50 का जो है, जिसका कि भाष्य भी दिया नीचे, जिसका मतलब है कि सनलाइट स्प्रेड्स क्विकली इन होल वर्ल्ड, लाइट ट्रेवल्स विद
बहुत धीमा है ना। 2,2,0,8 योजन इन हाफ ए निमेष। अब योजन क्या है और निमेष क्या है ये देखने की बात है। उसके ढूंढा गया, एक निमेष इज 1 सेकेंड एंड एक योजन जो है वो 100 माइल्स प्रमाण है उसके, माने 86.051 किलोमीटर। इसको रख करके जब देखें कि इतने योजन और इतने निमेष में चला तो स्पीड ऑफ लाइट ये आती है इस फार्मूले के अनुसार जो ऋग्वेद से लिया गया है। इट इज एग्जैक्टली द सेम स्पीड जिसको रोमन ने नापा, उससे भी ज्यादा एक्यूरेट है। रोमन ने 3.8 कह दिया, 3.8 इंटू 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, और ये 3.8 आगे 0.00116 तक एक्यूरेसी है, दशमलव के इस स्थान की एक्यूरेसी है इस फार्मूले में स्पीड ऑफ लाइट में। रोमन ने भी इतनी एक्यूरेसी से स्पीड ऑफ लाइट नहीं नापी थी, वो भी 3.8 इंटू 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड कह दिए थे। तो ये लाइट की स्पीड का ज्ञान भारतीयों को नहीं था, जो लोग कहते हैं वो जहां से आती है, क्योंकि उनको उस विज्ञान का पता नहीं है जो विज्ञान पहले डेवलप हुआ, जो मेथोडोलॉजी डेवलप हुई है। इसके अलावा वैदिक कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन कहा गया, बच्चों को पढ़ाते हैं। न्यूटन बैठा था घर के बाहर, पेड़ गिरा, सेब के पेड़ से सेब गिरा और न्यूटन ने कहा अरे धरती पे गिर गया, धरती खींचती है इसको अपनी तरफ को। ये तो पढ़ाया गया ग्रेविटेशन में, बच्चों को पढ़ाते हैं। हास्यास्पद है, धरती के अंदर आकर्षण शक्ति है, इसका प्रमाण नासा दिया सूत्र में मिलता है ऋग्वेद के कि धरती के अंदर आकर्षण शक्ति है, मैंने दिया है वो सूत्र। और उसके साथ ही साथ ये इसका अर्थ है जो मैं समझा दूं, इफ फोर्स ऑफ द अर्थ स्टॉप सपोर्टिंग दिस बॉडी वाया अपान विंड, अपान विंड के द्वारा अगर ये फोर्स बॉडी को सपोर्ट ना करे जो धरती की फोर्स है, तो इट विल फ्लोट इन द यूनिवर्स, वो बॉडी उड़ेगी हवा में, यूनिवर्स में उड़ेगी। तो अगर ग्रेविटेशन फील्ड ना हो तो तैरते हैं, जो सैटेलाइट पर जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं सैटेलाइट में और वो एस्केप वेलोसिटी से जाते हैं तो धरती के ग्रेविटेशन से बाहर हो जाते हैं, तो दे फ्लोट इन द एयर। सब जानते हैं इस चीज को, तैरते हैं वो चीज ऋग्वेद में कही गई है कि ये बल अगर ना होगा तो सब वस्तुएं तैरेंगी यूनिवर्स के अंदर। तो वो कौन सा बल है जिसके अंदर उपस्थित हुई वस्तुएं तैरेंगी? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसी प्रकार थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को भास्कराचार्य ने बहुत बाद में, ये तो ऋग्वेद की बात थी, भास्कराचार्य ने 12वीं शताब्दी में भी, 12th सेंचुरी एडी में भास्कराचार्य ने भी डेवलप किया है और दिया है उन्होंने, गोल पद में अपने लिखा है, आकृष्ट शक्ति स्वयं मही, धरती की आकर्षण शक्ति है। मही माने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है। ये गोल पद 3.6 भास्कराचार्य का है, ये 12वीं शताब्दी में लिखा था उन्होंने। और न्यूटन पैदा हुआ था 16वीं शताब्दी में। न्यूटन के परदादा भी पैदा नहीं हुए थे उस समय, जिस समय ये धरती की आकर्षण शक्ति की बात की गई थी। तो साइंस को हम वही माने जो ये पढ़ाई जा रही है, तो वो निश्चित रूप से दैट साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन द वैदिक कंसेप्ट। वो यही होगा कि हम अपनी हाथ की उंगलियों से समुद्र की गहराई नाप रहे हैं। आधुनिक विज्ञान से वेदों की तथ्यों को परखना माने अपनी उंगलियों से समुद्र की गहराई नापना है। इतनी अभी आज का विज्ञान शैशव अवस्था में है, लाजरटो से इन्फेंट्री अवस्था में है, उस तुलना में जिस तुलना में प्राचीन भारत का विज्ञान के भी रहा है। ओनली दैट कैन एक्सप्लेन। आर्यभट्ट ने अपनी ट्रेटाइज लिखी आर्यभट्टिया, और आर्यभट्ट ने भी ये कहा कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन विद कांस्टेंट स्पीड। अंग्रेजों ने यहां आने के बाद सब कुछ झुटलाना चाहा, एक षड्यंत्र के तहत। मुगलों ने जो किया था वो किया था, अंग्रेजों की बात मैं कह रहा हूं, उन्होंने भी किया। बोथ ऑफ देम मेड ऑल अटेम्प्ट्स टू स्पॉइल आवर कल्चर, टू डैमेज आवर कल्चर। उन्होंने कहना शुरू किया अंग्रेजों ने कि भारतीय तो पृथ्वी को फ्लैट मानते थे, एंशिएंट इंडियंस धरती को फ्लैट मानते रहे हैं। ये खूब लिखा गया, कई किताबें हैं, हिस्ट्री ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में भी आया है कि भारतीय धरती को फ्लैट मानते थे। और आर्यभट्ट ने, मैं श्लोक दूंगा वो आर्यभट्ट का, जिसमें कहा कि धरती गोल है और धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है और कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमती है। और ये हमें क्या बताया अंग्रेजों ने कि इंडियन लिटरेचर में, क्योंकि बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है कि एक और तो मैक्स मुलर वेद का अनुवाद करके भेज रहा था बाहर, इगलिंग और ग्रिफिथ भी भेज रहे थे, दूसरी ओर भारतीयों को समझाने के लिए उन्हीं वेदों को गडरियों के गीत बता रहे थे, ये कहा गया, और उसको खुद यूज कर रहे थे। तो उसमें कहा कि ये तो मानते थे धरती फ्लैट है।
और धरती नहीं घूमती, सूरज निकलता है, एक उदयांचल से निकलता है, मतलब कौन से पहाड़ के पीछे से निकलता है और समुद्र में डूब जाता है। ये भारतीयों की मान्यता थी और वही भारतीय मानने लगे। भारतीयों ने जो अंग्रेजों ने बता दिया भारतीयों को, हम वही भारतीय मानने लगे कि हाँ सूरज उदयांचल से निकलता है और समुद्र में डूब जाता है। ये पढ़ाया जाता रहा, ये मानते रहे। जबकि आर्यभट्ट ने स्पष्ट किया है कि पृथ्वी गोल है और सूरज के चारों तरफ घूमती है। 8th चैप्टर भास्कराचार्य का भी सिद्धांत शिरोमणि का एक्सप्लेन करता है कि धरती गोल है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। रिलेटिव पोजीशन सन, मून और पृथ्वी की जो होगी वो ही ग्रहण का कारण बनती है। एक्लिप्सेस जो आते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उनका कारण धरती का, मून का और सूर्य का रिलेटिव पोजीशन से है, जब एक लाइन में हो जाएंगे। ये बात भास्कराचार्य ने बहुत पहले बता दी थी। तो बिना प्लैनेटरी मोशन को जाने हुए, बिना अर्थ के पाथ को समझे हुए, बिना मून के पाथ को समझे हुए, बिना डिस्टेंस कितनी है सन की और मून की, बिना इन सब डिटेल को जाने हुए एक्लिप्सेस की कैलकुलेशन कोई पहले से फोरकास्ट नहीं कर सकता। ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्य ग्रहण, वही बता सकता है जिसको ज्ञान हो कितनी दूरी है पृथ्वी की सूर्य से, कितनी दूरी चंद्रमा की है, चंद्रमा का पथ क्या है, पृथ्वी का पथ क्या है, कब एक लाइन में आ जाएंगे कैलकुलेशन में। बिना उन चीजों को जाने हुए कोई भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की फोरकास्ट नहीं कर सकता। और भारत के पंचांग में फ्रॉम इमेमोरियल टाइम ये घोषणाएं होती रही हैं, बताया जाता रहा है, मेथड बताया गया है, हाउ टू कैलकुलेट के किस दिन ग्रहण होगा। महाभारत में जिस दिन जयद्रथ का वध हुआ उस दिन उस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण था। 2 सूर्य ग्रहण हुए थे उसी साल में जिस साल महाभारत हुआ, और दूसरे सूर्य ग्रहण का किसी को ज्ञान नहीं था। व्यास जानते थे या कृष्ण जानते थे, तो इसीलिए कृष्ण जी ने वो रथ को ले जाकर के जयद्रथ के सामने खड़ा कर दिया, दिन छिप गया अब तो, और दिन अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। वो सूर्य ग्रहण था बेसिकली। तो ये ज्ञान पूरा इसके प्रमाण है कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। पुरुष सूक्त जो है वो डिटेल साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ होल यूनिवर्स देता है। मैं पुरुष सूक्त के ऊपर बात करूंगा कभी आपके बीच में, जो वायदा करके जा रहा हूं, लेकिन वो पुरुष सूक्त को प्रयोग करते ही वेदों के मंत्रों को डिकोड किया है और साइंटिफिक ढंग से उनको समझाने का प्रयास किया गया। वैदिक मंत्र की एक ब्यूटी है, वैदिक मंत्र को आप समझिएगा एक और वो कर्म कांड इंटरप्रेट हो जाएगा, पुरुष सूक्त के माध्यम से डिकोड करिएगा पूरा विज्ञान निकल आएगा उसमें से। तो वो ऐसा सत्य है कि आप जिस रूप में समझना चाहेंगे उस रूप में भी आपको सत्य की अंतिम सीमा तक ले जाएगा। तो इसलिए वैदिक मंत्र को अपने में ही ज्ञान का स्रोत कहा गया है, ऑथेंटिक कहा गया है। तो इसलिए मैं अभी पुरुष सूक्त पर नहीं जा रहा हूं और वैदिक कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक यूनिवर्स की बात करूंगा। ये मानते थे अभी लगभग 50 साल पहले तक, आज के वैज्ञानिक भी, कि यूनिवर्स इज स्टैटिक। यूनिवर्स एक बार बन गया और यूनिवर्स स्टैटिक हो गया, ये मान के चलते थे वैज्ञानिक। फिर बाद में कहा कि स्टैटिक थ्योरी जो बिग बैंग की है फेल हो जाएगी। जो पहली स्टैटिक थ्योरी थी यूनिवर्स की, स्टैटिक कॉस्मोलॉजी थी, बाद में डायनेमिक कॉस्मोलॉजी या इवोल्यूशनरी कॉस्मोलॉजी आई बिग बैंग की थ्योरी के बाद। और कहा गया कि जब बिग बैंग हुआ, आज की थ्योरी कहती है, तो मैटर और एंटी मैटर बराबर मात्रा में पैदा हुआ और वो तेजी से भागने लगा एक दूसरे से दूर। अगर ना भागा होता तो फिर मिल जाता है एक जगह, फिर विस्फोट हो जाता, खत्म हो जाता। तो अस्तित्व उसका इसीलिए है कि इट इज एक्सपेंडिंग। ये आज का विज्ञान का है। लेकिन वेदों में ये कंसेप्ट के यूनिवर्स डायनेमिक है, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। और ये इतना ही नहीं है, वो डायनेमिज्म, उस डायनेमिज्म को ठीक ढंग से, डायनेमिक नेचर ऑफ यूनिवर्स को कहा गया कि पूरी यूनिवर्स में जो पार्टिकल्स है या फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो बेसिकली पैटर्न्स हैं। और पैटर्न्स हैं वो इंटरेक्शंस के, जो फिजिकल इंटरेक्शन 4 प्रकार की मैं बोला अभी होती हैं, वीक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। वो चारों इंटरेक्शन के पैटर्न जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। वो एसेंस हैं उस एनर्जी की जो एनर्जी सोर्स है और जो एनर्जी आधार है पूरे यूनिवर्स का। और उस एनर्जी का एनर्जी नाम दीजिएगा, परमात्मा नाम दीजिएगा, सुपर कॉन्शियसनेस कहिएगा, उसका केवल बहुत छोटा भाग इवोल्यूशन और डिजोल्यूशन में भाग लेता है, क्रिएशन और इवोल्यूशन में भाग ले, क्रिएशन और एनिहिलेशन में भाग लेता है। अब ये बात आज का साइंस नहीं बोल पा रहा। आज का साइंस ने ये तो कह दिया एक स्टेज पर पहुंचने के बाद फिजिक्स ने कि ब्रह्मांड का 80% यूनिवर्स डार्क मैटर है। 80% मैटर जो है यूनिवर्स का वो डार्क मैटर है। और डार्क मैटर कहां से आ गया? जब विस्फोट हुआ बिग बैंग का, तो डार्क मैटर क्या पहले से था ना?
प्रश्न आता है। तो डार्क मैटर कहां से आया, इसका उत्तर केवल वेद में मिलता है, केवल वैदिक ज्ञान में मिलता है कि जो परम चेतना है उसका बहुत 1/4 पार्ट ऑफ दैट, एक पद, 4 पदों में से एक पद केवल वो ट्रांसफॉर्मेशन में भाग लेता है, वो इवोल्यूशन और डिजोल्यूशन में भाग लेता है, बाकी इनर्ट रहता है, इनएक्टिव रहता है। और वही आज का विज्ञान कहता है कि 80% मैटर इनएक्टिव है, उसको डार्क मैटर कहा। लेकिन व्हाट इज द सोर्स ऑफ डार्क मैटर, मॉडर्न साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन। और ये इसका उत्तर यहां आ रहा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। इसके अलावा डायनेमिकल यूनिवर्स का सबसे बड़ा ज्वलंत पर्सोनिफिकेशन शिव का नटराज नृत्य है। शिव का जो बेसिकली शिव इज द बेस्ट पर्सोनिफिकेशन, ग्रैंड पर्सोनिफिकेशन ऑफ द डायनेमिक यूनिवर्स, which is the dance of the energy, which is dance of the whole universe. The whole energy of the universe, including all particles, all patterns, present in this universe or in other universes if possible. कोटि कोटि ब्रह्मांड हो सकते हैं, एक ही ब्रह्मांड नहीं हो सकता। कल्पना है कि ब्रह्मांड कोटि कोटि होंगे, सारे के सारे दे आर ऑल इन मोशन एंड ऑल इन रिदमिकल मोशन, लय युक्त मोशन में है, लय है उसके अंदर। वो लय क्या है, दैट इज द रिदम ऑफ क्रिएशन एंड एनिलेशन, इवोल्यूशन एंड द डिजोल्यूशन। वो एक लय के साथ हो रहा है। और उस लय को समझाने के लिए किस तरह पार्टिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स पैदा हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं और डिजोल्व हो जा रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एंड दैट इज द रिदमिकल म्यूजिकल प्रोसेस है। उसी म्यूजिकल प्रोसेस को और रिदमिकल प्रोसेस को पर्सोनिफिकेशन करने के लिए शिव के नटराज की कल्पना की हमने, कि नटराज नृत्य जो है दैट इज बेसिकली डांस ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज कॉस्मिक डांस, दैट इज द डांस ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स और ऑल द अदर यूनिवर्सेस, उसका नृत्य है वो। दैट इज सिंबल ऑफ ग्रोथ, दैट इज सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, दैट इज सिंबल ऑफ द बायोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, लाइफ। तो उसको डायनेमिज्म ऑफ द यूनिवर्स को इतने अच्छे ढंग से वेदों में समझाया गया है। 2 पेपर है मेरे इस पे, द कंसेप्ट ऑफ द डायनेमिक यूनिवर्स इन वेदास, और दोनों का खूब एप्रिसिएशन लोग कर रहे हैं अभी ऑल ओवर वर्ल्ड, कि दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सप्लेनेशन इज कमिंग दैट व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द डार्क मैटर एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ द डायनेमिज्म ऑफ द यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी इट कैन नॉट एक्सप्लेन कि डायनेमिज्म आया कहां से, क्रिएट हो गया मैटर एंटी मैटर, उनके अंदर कहां से डायनेमिज्म आ गया, कहां से गति आ गई, कहां से रिलेटिव मोशन पैदा हो गई। द डायनेमिज्म केम थ्रू ए प्रिंसिपल, एंड दैट प्रिंसिपल वाज बेस्ड कि जिस समय इवोल्यूशन हुआ यूनिवर्स का, उस समय परम चेतना का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ओनली वेरी माइन्यूट पार्ट ऑफ दैट सुपर कॉन्शियसनेस वाज ट्रांसफॉर्म इनटू यूनिवर्स एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एक पद की बात की, एक पद का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, 3 पद शेष रहे, और एक पद का ट्रांसफॉर्मेशन का माने 20% ओनली वाज क्रिएटेड और 3/4 या 80% वो इनएक्टिव था। तो वो एक्सप्लेनेशन जितना आता है इसका डार्क यूनिवर्स का, दैट इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर एल्स। इसके तो कॉस्मिक डांस ऑफ लॉर्ड शिवा मैं थोड़ा शॉर्ट में बताया। अब 4 सवाल पैदा होते हैं अगर ये माने यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, मान लिया, आज के थ्योरी को मानना पड़ा क्योंकि नहीं तो एग्जिस्टेंस ना होता उसके बाद, उनकी मजबूरी है। हमारे पास आधार है, डायनेमिज्म का आधार वेदों में है। ये अगर मानूं कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, जो कि वास्तव में कर रहा है, और एक सर्टेन एक्सेलरेशन से एक्सपेंशन हो रहा है, दैट एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग एवरी डे एक स्केल पे। तो वो प्रोसेस क्या है कि जो यूनिवर्स बना, तो क्या यूनिवर्स के साथ साथ स्पेस भी एक्सपेंड कर रही है, जैसे स्पेस में यूनिवर्स है। कोई भी कहेगा आखिर कोई स्पेस है, आकाश है, तो वो आकाश भी, स्पेस माने आकाश, वो आकाश भी एक्सपेंड कर रहा। जिस समय स्पेस की बात कर रहा हूं तो दोनों चीजें जोड़ रहा हूं मैं, स्पेस एंड टाइम, क्योंकि सांख्य दर्शन में स्पेस और टाइम को अलग नहीं माना है। सांख्य दर्शन में दिक् काल की बात की है, दिक् काल मैंने, दिक् माने दिशा स्पेस और काल मैंने टाइम, और महाकाल की बात भी की है जो दोनों को कंट्रोल करता है। तो अब दिक् काल क्या है, जो दिक् काल को मैंने क्या, स्पेस। बाद में, बहुत बाद में 19वीं शताब्दी में मिन्कोव्स्की ने 4 डायमेंशनल फॉर्मुलेशन किया मैथमेटिक्स में, स्पेस टाइम फॉर्मुलेशन, उसका नाम दिया उसको स्पेस टाइम मैनीफोल्ड। वो स्पेस टाइम मैनीफोल्ड बहुत पहले सांख्य दर्शन में आ गया था। सांख्य दर्शन में था स्पेस और टाइम को जुदा नहीं किया जा सकता।
स्पेस कैन बी ट्रांसफॉर्म टू टाइम एंड टाइम कैन बी ट्रांसफॉर्म टू स्पेस। वही आज की रिलेटिविटी कहती है, रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन वही है, स्पेस को टाइम से कोरिलेट करता है। लेकिन स्पेस टाइम क्या लिमिटेड है? अगर स्पेस टाइम लिमिटेड है तो ब्रह्मांड का जो एक्सपेंशन है वो भी लिमिटेड हो जाएगा, रुक जाएगा। जो कमरे के अंदर गुब्बारा फूलने लगा, कमरे की दीवारों से टच कर जाएगा, गुब्बारा फूलना बंद हो जाएगा। तो अगर ये इनफाइनाइटली एक्सपेंड करना है इसने, या एक लॉन्ग स्पेन में एक्सपेंड करना है, तो जिस चीज के अंदर ये एक्सपेंड कर रहा है वो स्पेस एंड टाइम भी इनफाइनाइट होना चाहिए। तो 4 प्रश्न हमने उठाए थे कि ये कॉस्मिक जो एक्सपेंड करता है उसके साथ क्या स्पेस टाइम भी एक्सपेंड करती है, या हर एक ब्रह्मांड का अपना अपना स्पेस अलग है, उसमें अपने में एक्सपेंड कर रहे हैं, या स्पेस और टाइम अनंत है, इनफाइनाइट है, और यूनिवर्स लिमिटेड है, सीमित है, वो एक्सपेंड करता रहेगा, अनंत में सब कुछ समा जाता है। तो ये आखिरी बिंदु जो है, स्पेस एंड टाइम आर इनफाइनाइट, यही सांख्य दर्शन में है, यही वैशेषिक दर्शन में स्पेस और टाइम को इनफाइनाइट लिया हुआ है, और यही परम सत्य है। स्पेस और समय फाइनाइट नहीं हो सकते। जिस समय एक पुस्तक आई ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, पता आपने पता किसकी लिखी हुई है, जानते हैं? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है, हाँ, हॉकिन। तो वो बॉम्बे में टाटा इंस्टीट्यूट में बोल रहे थे इसके ऊपर, उनके लेक्चर में मैं शामिल था, बल्कि अध्यक्षता कर रहा था। इट वाज आई थिंक इन, जब मैं गढ़वाल में कुमाई में वाइस चांसलर था, 99 की बात है। तो उन्होंने फिर जिक्र किया हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो मैं टोक दिया, देखो जो चीज अनंत है उसकी हिस्ट्री नहीं हो सकती। ये थिंग विच इज नेवर बॉर्न, जो चीज कहीं पैदा नहीं हुई हो उसके आप इतिहास की बात कर रहे हैं। यू विड्रॉ दिस वर्ल्ड। काल कभी पैदा नहीं हुआ, और महाकाल जो दोनों को कंट्रोल कर रहा है, स्पेस और टाइम के कॉम्बिनेशन को, वो अनंत है, सदा था, सदा रहेगा। कंटिन्यूअस फ्लो फ्रॉम इन्फिनिटी, कंटिन्यूअस फ्लो अप टू इन्फिनिटी, हमेशा से चला आ रहा है, हमेशा से चलता रहेगा। काल की गति को कोई रोक नहीं सकता, इसीलिए डायनेमिज्म। और ये कंसेप्ट जो है, काल अनंत है, महाकाल सबका स्वामी है, सबको कंट्रोल करता है, ये कंसेप्ट हमारे हैं। ये इन्फिनिटी ऑफ द टाइम, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेस, ये हमारा कंसेप्ट है, इंडियन कंसेप्ट है। ये अभी तक लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो हिस्ट्री ऑफ टाइम लिख रहे हैं। तो खैर वो माने, उन्होंने बहाना बनाया कि मैंने ब्रीफ शब्द डाल दिया पहले, ब्रीफ हिस्ट्री, वो बहुत बड़ा है, उस छोटा भाग ले लिया तो कह दिया ब्रीफ हिस्ट्री उसको, लेकिन वो मैं कन्विंस नहीं हुआ। तो कहने का भाव हुआ कि ये फंडामेंटल क्वेश्चंस भी रहे। मैं यही विराम देता हूँ। वैदिक मंत्र स्वयं में ही ज्ञान के अगाध अथाह स्रोत हैं। आपने वेद के गूढ़तम ज्ञान को इतने सरल सहज शब्दों में हम तक पहुंचाया, आपका बहुत